हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, जो कि बराबर सेट प्रैक्टिस में देखा गया है कि मतलब हमने जो अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि प्रत्येक चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन का मतलब ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे पूछे जा रही है। तो चलिए, आज हम क्या कहते हैं, पहला चैप्टर क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था का करेंगे। पहला चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू, है ना। इससे देखिए 3 से 4 क्वेश्चन हमें क्या कहते हैं बराबर सेट में मिला है। तो हम पहला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये भी मिला है। देखिए, कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग किन शब्दों में व्यक्त किया गया है। तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। इनका कहने का मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो यह हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है ना, ये आपको बताना है। तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन सी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती, है ना, होती है, किस स्थिति में गिनती होती है। तो देखिए, भारत की जो स्थिति एक गिनती होती है यह विकासशील राष्ट्र के रूप में, किसमें, विकासशील राष्ट्र के रूप में। 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अधिक योगदान अदा करता है। तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, तृतीय क्षेत्र। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है, ये बताना है। तो चलिए, क्या कहते हैं, ये हो जाएगा चौथा। कौन सा हो जाएगा इसमें, चौथा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत की कुछ श्रम शक्ति का, है ना, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। तो चलिए, 6 का हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 52%। कह रहा है कि भारत में अधिकतर बेरोजगारी है ना, का मतलब किस प्रकार से बेरोजगारी है, ये भी क्या कहते हैं किरण पब्लिकेशन सेट में मिला है। तो चलिए, एक क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संरचनात्मक। क्या है, संरचनात्मक, 7 का डी। अगला देखते हैं कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, कौन करता है, इसके बारे में बताना है। तो चलिए, इनका आ जाएगा NSSO, है ना, क्या आ जाएगा, NSSO, ये आ जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, कैसी किस्म पाई जाती है। तो चलिए, इनमें आ जाएगा क्या कहते हैं, ग्रामीण एवं रोजगार, बिल्कुल सही है। चक्रीय बेरोजगारी, बिल्कुल सही है। संरचनात्मक बेरोजगारी, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से क्या कहते हैं, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 10 नंबर, कि कृषि मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। तो चलिए, 10 का हो जाएगा औदृश्य बेरोजगारी। क्या हो जाएगा, औदृश्य बेरोजगारी। अगला देखते हैं, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है ना, कैसा मिलता है। 11 का हो जाएगा डी यानी कि इनमें से सभी, यानी कि मौसमी बेरोजगारी भी, संरचनात्मक बेरोजगारी भी, उनके तत्पश्चात क्या कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी भी। अगला प्रश्न 12 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है ना, ये आपको बताना है। तो चलिए, 12 का हो जाएगा ऑप्शन से, है ना, ऑप्शन क्या कहते हैं, ये इनका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा, ये बिल्कुल सही। सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें चलिए, कह रहा है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। चलिए, 13 का हो जाएगा मौसमी और अदृश्य। क्या हो जाएगा, मौसमी और अदृश्य यानी कि ऑप्शन सी होगा। अगला देखते हैं, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। तो चलिए, 14 का हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि शिक्षित बेरोजगारी। क्या होगा, शिक्षित बेरोजगारी। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो चलिए, 15 का हो जाएगा बी यानी कि हैदराबाद। कहाँ है, हैदराबाद में। अगला देखते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है ना, SSC है ना, नेट 2000 में पूछा गया है। तो चलिए, इनका हो जाएगा ऑप्शन डी सही, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, है ना। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, ये क्या कहते आपको बता रहा है कि अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है, कौन सा स्वरूप नहीं है ये आपको बताना है। चलिए, तो 17 का हो जाएगा सी, यानी कि चक्रीय बेरोजगारी ये नहीं है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि योजना आयोग गरीबी रेखा के निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए कैलोरी कितना होता है ये बताना है। तो गांव के लिए 2400 है ना, और वहीं क्या कहते हैं नगरीय के लिए ये होता है 2100 कैलोरी। क्या होता है 2100। अब गांव में 2400 इसीलिए कारण है कि गांव के जो लोग हैं खेती बाड़ी मजदूरी करते हैं, तो इनमें क्या कहते हैं कार्यदक्षता ज़्यादा होने के कारण से ऊर्जा ज़्यादा लेनी होती है, जबकि शहरी लोग बिजनेसमैन होते हैं इस प्रकार से, तो उसे कम ऊर्जा का हरासमेंट होता है, इसीलिए 2100 कैलोरी ऊर्जा उसे चाहिए। अगला चलिए 19 नंबर प्रश्न में चलते हैं। योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? किसके आधार पर? योजना आयोग है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 का ए, यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। क्या होगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए कौन सा आयोग है ना किसके सूत्र का प्रयोग करता है ये आपको बताना है, तो है ना। पुनः देखते हैं प्रश्न। राष्ट्र एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो चलिए 20 का हो जाएगा सी, यानी कि DT लाकरा वाला, है ना। क्या हो जाएगा DT लाकरा वाला। अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो चलिए क्या कहते हैं इनका हो जाएगा डी, यानी कि गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना, है ना, ये क्या कहते हैं उद्देश्य है। अगला देखते हैं कि कुटीर उद्योग योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? तो चलिए इनका हो जाएगा सी से, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उत्पन्न है ना सुविधा उपलब्ध कराना, ये कुटीर ज्योति योजना का संबंध है। चलिए क्या कहते हैं अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कि भारत में विश्व के कुल निर्धन आबादी का कितना हिस्सा पाया जाता है ना। निर्धन आबादी का कितना हिस्सा पाया जाता है? गरीबी, निर्धन का मतलब होता है गरीबी। तो चलिए 23 का हो जाएगा सी, यानी कि 36%। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश में निर्धनता का अनुपात कितना रहने की संभावना व्यक्त की गई है? तो चलिए 24 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 11%। निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य कौन सा है ना, आपको ये बताना है। चलिए 25 का हो जाएगा बी, यानी कि बिहार और उड़ीसा। क्या होगा? बिहार और उड़ीसा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा निर्धनता का ये हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना के अंत तक देश में निर्धनता अनुपात कितने प्रतिशत तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है? चलिए 26 का हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि 18%। करा MRP आधारित आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत की निर्धनता कितना है? तो चलिए इनका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 21.8%। अगला देखते हैं। करा कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है ना। तो चलिए 28 का हो जाएगा 2, यानी 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही, IBRD। क्या होगा? IBRD मानव विकास सूचांक यानी HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? ये आपको ये बताना है। चलिए 29 का हो जाएगा डी, यानी कि महबूब उल हक, है ना। क्या होगा? महबूब उल हक के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न की तरफ। कह रहा है मानव विकास सूचांक में निम्नलिखित सम्मिलित है ना। अगर मानव विकास सूचांक में सम्मिलित होता है, क्या सम्मिलित होता है? तो चलिए इनका हो जाएगा बी, यानी कि जीवन संभाव्यता एवं शिक्षा का स्तर, है ना। क्या सब? जीवन संभाव्यता एवं शिक्षा का स्तर, ये होता है। ऑप्शन बी होगा सही। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए कह रहा कि मानव विकास सूचांक है ना सूचांक में सम्मिलित होता है, क्या होता है?
चलिए 31 का हो जाएगा डी, यानी कि यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। क्या होता है? प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। राजस्त्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो चलिए 32 का हो जाएगा सी, यानी कि मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? चलिए तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन सी सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही। अगला देखते हैं करा, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 34, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो चलिए 34 का हो जाएगा बी, यानी कि मध्यम मानव विकास श्रेणी। क्या हो जाएगा? मध्यम मानव विकास श्रेणी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व मानव विकास सूचांक का नहीं है, ये आपको बताना है। तो चलिए 35 का हो जाएगा समायोजित आय। ये नहीं है, बल्कि क्या कहते हैं, शिक्षा भी आपका है, स्वास्थ्य भी आपका, निर्धनता रेखा के नीचे लोग, ये भी है। अगला देखते हैं प्रश्न में क्या करा, लास्ट प्रश्न है, करा कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, है ना। तो चलिए इनका क्या कहते हैं, सही आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन बी, यानी कि आयात निर्यात बंद। क्या होगा? आयात और निर्यात बंद, ये आ जाएगा। चलिए अब अगला क्या कहते हैं प्रश्न, अगला चैप्टर की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है नहीं है प्रश्न देखेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन रखिए, इसमें रहना अति महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें अगला चैप्टर है आपका भारत की राष्ट्रीय आय। क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय। इससे भी रखिए क्या कहते हैं, प्रत्येक सेट में 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए इसको क्या कहते हैं एक बार देख लेते हैं, पेनी नजर रखते हुए। कह रहा है भारत की राष्ट्रीय आय सर्वाधिक योगदान है ना। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, आपको ये बताना है। चलिए तो इनका सही आंसर हो जाएगा 1 का ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? 1 का ऑप्शन बी, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र का। क्या हो जाएगा? विनिर्माण क्षेत्र का ये होगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है ना। ये भी क्या कहते हैं क्वेश्चन बहुत बीबी है। चलिए 2 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेवा क्षेत्र। क्या होगा? सेवा क्षेत्र। चलिए अगला देखते हैं कि योजना काल में राष्ट्रीय आय के किस क्षेत्र का योगदान घटा है। 3 का इनका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कृषि का। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? इनका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सेवाएं। क्या होगा? सेवाएं। चलिए 5 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश है। तो क्या है? इसमें आ जाएगा, यानी कि बढ़ता है, यानी कि राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश यानी बढ़ता है। क्या होता है? तो बढ़ता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें चलिए कह रहा नियोजन के आरंभ में 1951-50 भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का योगदान 1993-94 की कीमतों में क्रमशः, है ना, देखिए क्षेत्र में क्रमशः प्राथमिक जो क्षेत्र है इनका है 59.2, जबकि द्वितीय का 13.3 तथा तृतीय का 27.5% था, जो वर्ष 2006 के दौरान परिवर्तित होकर क्रमशः हो गया है ना, वर्ष 2006-07 के अनुसार। तो चलिए इनमें क्या कहते हैं, 6 का हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र में 18.5, द्वितीय क्षेत्र में 26.4, जबकि क्या कहते हैं तृतीय क्षेत्र में, तृतीय जो क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा ये 51.5, यानी ऑप्शन 1 सही होगा। अगला देखते हैं कि देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना कब हुई थी, ये बताना है। तो चलिए इनका हो जाएगा 1950। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CHO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। तो चलिए 8 का हो जाएगा बी, यानी कि 1951। क्या हो जाएगा? 1951। अगला क्या कहते हैं प्रश्न देखिए, ये भी बहुत भी राष्ट्रीय आय है ना, राष्ट्रीय आय ये हो जाएगा बाजार मूल्य पर, है ना, निबल राष्ट्रीय उत्पाद, ये आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है किसके द्वारा, है ना, बहुत भी है। चलिए, तो ये 10 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है ना, ये आपको ये बताना है। तो चलिए 11 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गोवा का। क्या होगा? गोवा का। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो भारत इसमें हो जाएगा बिहार। क्या होगा? बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अनिश्चित, है ना, यह सर्वप्रथम किसने अभिनिश्चित किया था? तो चलिए 13 का हो जाएगा डी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। भारत में आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी बेहतर माप है, आपको ये बताना है। तो चलिए 14 का हो जाएगा इसमें राष्ट्रीय आय। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न संख्या बढ़ते हैं 15 तरफ। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो चलिए आ जाएगा इसमें, है ना, ऑप्शन ए भी सही, ऑप्शन बी भी सही, यानी कि उत्पत्ति गणना की विधि और उसके बाद आय की विधि। इस प्रकार से क्या कहते हैं, 15 का आ जाएगा सी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा हिंदू वृद्धि दर, है ना, ये दोस्तों क्या कहते हैं सेट में है दिया हुआ प्रश्न में। करा कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो चलिए 16 का हो जाएगा राष्ट्रीय आय से, है ना, बीपीएससी किरण पब्लिकेशन के सेट में दिया गया हुआ है। अगला देखते हैं कि 1949 में गठित राष्ट्रीय आय स्थिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना, आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 17 का हो जाएगा बी, यानी कि पीवी महालोनोबिस, है ना, पीवी महालोनोबिस। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें क्या करा कि स्वतंत्रता पूर्व भारत के राष्ट्रीय आय संबंध में किसके अनुमान लगाए जाते थे? तो चलिए 18 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नौरोजी एवं सिराज ने। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत के राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई थी? ये हो जाएगा 4 अगस्त 1949। क्या होगा? 4 अगस्त 1949। स्वतंत्रता के बाद की समय अवधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया है? तो चलिए इनका हो जाएगा 20 का डी, यानी कि ABC, यानी कि परंपरागत श्रृंखला, यानी पुनरीक्षित श्रृंखला, नवीन श्रृंखला, ये तीनों आ जाएंगे। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसमें। चलिए अगला प्रश्न है इसमें करा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है ना, आपको ये बताना है। तो चलिए 21 का हो जाएगा सी, यानी कि चालू मूल्यों के आधार पर और अस्थिर मूल्यों के आधार, यानी कि दोनों, यानी क्या होगा? दोनों आ जाएगा, ऑप्शन सी होगा सही, ए और बी। अगला देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय समयकों की गणना आधार वर्ष पर की जा रही है ना, किस आधार वर्ष पर की जा रही है? तो इनका हो जाएगा 1999-2000, है ना, 1999, है ना, 2000। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाले एक कठिनाई है ना, क्या है कठिनाई, ये बताना है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कि अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। भारत में राष्ट्रीय आय की सही गणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है, ये आपको बताना है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या होगा, है ना, ऑप्शन ए, यानी पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा कि भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था, ये आपको बताना है। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय समयकों का आकलन किसके द्वारा किया गया है ना, किया जाता है। तो चलिए 26 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है ना, कौन करता है? तो चलिए 27 का हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है
है ना, आपको ये बताना है। तो चलिए इनका आ जाएगा तृतीय क्षेत्र का, क्या होगा, तृतीय क्षेत्र का। लास्ट प्रश्न है, कह रहा भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है, आपको ये बताना है। तो चलिए इनका आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र, क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र। तो चलिए दोस्तों क्या करते हैं, किरण पब्लिकेशन या रुक्मणी या अदर सेट में हम प्रत्येक में देखें कि 1 से 2 क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था से दिख रहा है, जो कि क्या कहते हैं हमने किया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।